नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSIT मुख्य परीक्षा यानी 16 जुलाई को आपके हाथों में सीधा पेपर होगा। तो आज से फ्रेंड्स देखें तो मात्र 2 दिन का समय शेष है, यानी आज का और कल तो सीधा आपके हाथों में क्या होगा, पेपर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल के माध्यम से स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही जुड़ जाइए और इस चैनल के माध्यम से आने वाली प्रत्येक क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिए ताकि आपके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स बन सके। यानी हमारा टारगेट है विशेष तौर पे कि 90% से ऊपर आपके प्रत्येक स्टूडेंट के बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस हूबहू दिखेंगे। सक्सेस का बस एक ही राज होता है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके RSIT यूनिट के जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पूछा गया है मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं है पूछा गया। देखिए K202 इसका उदाहरण होता है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट यानी TI 990 भी होता है, XDS 92, ये तीनों ऊपर वाले तो किसके उदाहरण होते हैं, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी पे जो लिखा हुआ है हिताची Z800, ये मिनी का उदाहरण नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं इन क्वेश्चंस को ज्यादा जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अपने साथ में तेज गति से देखें और याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ पे भारत के सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। आई थिंक आप सभी को पहले वाली क्लास में क्वेश्चन दिखा होगा, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परम 8000। यानी यहाँ पे फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर विश्व का पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो विश्व का पूछे तो आप बोल देना शिडीसी 6600 होता है। ये फुजित्सु के ये कहाँ का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जापान का प्रसिद्ध कंप्यूटर है। और IBM ये कहाँ का हो जाएगा, ये अमेरिका का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही आज इस सेशन के अंदर अच्छे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा गया है, निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन प्रक्रिया यानी मापन कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसका उपयोग मापन संबंधित यानी मेजरमेंट संबंधित जो इकाई के रूप में कार्य करता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिजिटल होता है, ये किसके संबंधित कार्य करता है, ये गणना संबंधित कार्य करता है। और हाइब्रिड ये किसका उदाहरण, तो आप बोल देना भाई एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का मिश्रित एक कंप्यूटर का टाइप्स होता है जिसमें गणना और मापन दोनों प्रकार की प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर वो सभी आपको डिवाइस याद रखने हैं जो पॉइंट यानी क्लिक करके ओपन किए जा सकते हैं, जिनके अंदर विशेष पॉइंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर देखो माउस तो आता है, ये टच पैड ये भी एक आता है, और जॉयस्टिक, ये तीनों ऊपर वाले तो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण। बाकी कीबोर्ड होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये टाइपराइटर डिवाइस होता है, यानी इसको पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, बट इसको क्या बोलेंगे, टाइपराइटर मशीन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को अल्ट जो कुंजी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों की आप देख रहे हो, ये ऐसे की होती है जो अकेली कार्य नहीं कर पाती हैं, यानी इसका उपयोग किसी विशेष अन्य की के साथ में मिला के किया जा सकता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन। ये फंक्शन की होती है, ये तो क्या होती है F1 से F12 तक जो आपको कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग में दिखती है, इनकी संख्या 12 होती है। टॉगल की के अंदर आप देखेंगे भाई कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक वो कौन सी होती है, टॉगल की जो होती है। और यहाँ पे तीनों पूछेगी, ये कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिक्स इमेज बनाने के लिए किया जाता है? तो भाई ग्राफिक्स इमेज जो होती है, ये ग्राफिक्स इमेज होती है, इसका उपयोग हम किसके लिए करेंगे, यानी इमेज बनाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो भाई आपको याद रखना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है ये ग्राफिक्स टैबलेट, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे भाई ये सभी के सभी जो आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये सभी इनपुट के उदाहरण होता है, चाहे जॉयस्टिक हो, ट्रैक पॉइंट हो, ग्राफिक्स टैबलेट हो या स्कैनर, ये सभी होते इनपुट है, बट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग्राफिक्स टैबलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करवाऊंगा क्योंकि आपके समक्ष अभी मात्र दिनों में नहीं, मात्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों घंटों में समय बचा है, तो आप इन समय का सही उपयोग कीजिए और आने वाली जितनी भी क्लास है उनको एक बार एक दिन के लिए तो आप इन क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। MICR का पूरा नाम क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगली बार जो एग्जाम हुआ जस्ट इससे आगे उसमें यह पूछा गया था कि MICR में सी का मतलब क्या होता है, तो आपको पूरा नाम ही याद रखना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो बैंकों के अंदर चेक को जांचने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है, किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? देखिए सीडी और डीवीडी के अंदर जो स्टोरेज की अलग अलग जो यूनिट होती है कि भाई वो सीडी डीवीडी इतने हो सकते हैं इतने हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 13 GB कोई यहाँ पे विकल्प नहीं होता है, बाकी तीनों ऊपर वाले एक सीडी के अंदर स्टोरेज के पार्ट्स होते हैं, स्टोरेज की एक कह सकते हैं एक यूनिट होती है। बाकी आपको याद रखना है कि ये 13 GB विकल्प है ना, ये कोई भी सीडी डीवीडी के अंदर का प्रचलित क्षमता नहीं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और टाइम भी ज्यादा हम नहीं लेंगे। VGA का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं और विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर भी आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर पिन की संख्या पूछी गई है तो आप बोल देना भाई 15 पिन होती है। एक VGA केबल में कितनी पिन होती है? 15 पिन होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग भी इसको अवश्य याद रखना। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि, ये लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? लिखना मतलब वही कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो आपको याद रखना इसको बर्निंग के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे भाई इसको? बर्निंग। कंप्यूटर होता है उसको स्टार्ट करना तो क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज कभी मत होना, बूटिंग तो क्या होता है भाई कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो रीस्टार्ट बूटिंग कहलाता है, जबकि सीडी अथवा डीवीडी में आप कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट करते हो तो वो प्रोसेस किस में आती है? बर्निंग के अंदर आती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, HDMI पार्ट का विस्तारित रूप क्या है? भाई ये जो एक केबल भी होती है, इस केबल के अंदर आपको पूछा गया है कि इसका पूरा नाम यहाँ पे याद रखना है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। यानी आप HD बोलते हैं, इस HD का पूरा नाम क्या होता है? हाई डेफिनेशन होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है? तो आपको पूछा गया भाई प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी के अलग अलग प्रकार होते हैं। हालांकि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये तो आपको याद होगा आई थिंक्स कि प्रोजेक्टर कौन सा डिवाइस है? तो आउटपुट होता है, बट इसके अंदर कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखिए तरीकों में कंप्यूटर ऑनली भी होता है, आपको डुप्लीकेट भी दिखेगा और एक्सटेंड भी दिखेगा। एक होता है प्रोजेक्टर ओनली, लेकिन इसमें कौन सा नहीं होता है? ये एक इन्वर्टेड नाम आपको मिलेगा, ये इसका कह सकते हैं प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आता है। तो इसकी जगह पे आपको कंप्यूटर ओनली याद रखना, बाकी तीनों विकल्प ये होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? देखिए आपको प्रोग्राम्स होते हैं उनको अनइंस्टॉल करने की प्रक्रिया पूछी गई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप सेटिंग के अंदर जाएंगे, एप्स और सर्विस के अंदर जाके ये काम कर सकते हैं और कंट्रोल पैनल को खोल के प्रोग्राम और प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाके भी ये आप अनइंस्टॉल करने की प्रक्रिया देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों विकल्प ये सही है, इन दोनों माध्यम का उपयोग कर सकते हैं आखिर में अगर आपको अनइंस्टॉल करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला है, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कंप्यूटर के अंदर यूजर अकाउंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको याद रखना स्टैंडर्ड होता है बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, लेकिन पर्सनल यहाँ पे होता है क्या? नहीं, पर्सनल कोई अकाउंट का प्रकार नहीं है।
पर्सनल अकाउंट ये नहीं होता है, बिल्कुल भाई ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो होता है स्टैंडर्ड जिसको बेसिक यूजर अकाउंट कहा जाता है, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर जिसको विशेष यूजर अकाउंट कहा जाता है। इसमें से विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग तक पहुंचाने वाला अकाउंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। जबकि अभिभावक के नियंत्रण की बात हो जाए तो स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया जा सकता है। देखिए भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख के देता हूं कि क्वेश्चन ये अगली बार भी आया तो आपकी बार आने की पूरी संभावना कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई विंडोज में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता। भाई किसके माध्यम से आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, तो देखिए इंटरनेट से तो कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, सीडी डीवीडी से भी कर सकते हैं, अथवा पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। लेकिन वर्ड की फाइल यानी एमएस वर्ड से कर सकते हैं क्या, नहीं, ये तो खुद एक एप्लीकेशन होता है, इससे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए हम इंस्टॉल्ड नहीं कर सकते। बाकी तीनों विकल्प ऊपर वाले ये हैं जिसका उपयोग करते हुए हम इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में प्रयोग लिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर भले व्यापार का पूछा गया है, लेकिन आप सभी को याद रखना, देखिए ये जो पीओपी होता है ये एक निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए एक अकाउंट का प्रकार होता है। यानी जो भी एक आप जो निजी ईमेल प्राप्त करते हैं वो आपको कहां पे मिलेगी, POP3 के अंदर मिलेगी, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ये व्यापार सेटिंग में, बिल्कुल व्यापार सेटिंग के लिए पूछे तो आप बोल देना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और भी होता है IMAP, जिसका पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। वो आने वाले इंटरनेट से जो प्राप्त मैसेज होते हैं उनको जो एक्सेस करता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो POP भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, और एक होता है IMAP, ये तीनों ईमेल खाते के अंदर आप देख सकते हैं भाई आउटलुक अकाउंट के प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूछा गया भाई व्यापार सेटिंग में, तो व्यापार सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। तो ये एक कैसा भाई साइबर खतरा है जिसमें आपसे ये लिंक होके ये आपके सारे जो निजी जानकारियां होती है ये आपसे पूछता है। तो ये तो भाई किसकी बात कर रहा है, फिशिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फिशिंग की बात कर रहा है। ये एक अनावश्यक लिंक के रूप में आपके सिस्टम तक पहुंचता है, और जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लिखा हुआ है आपकी पूरी जानकारी मांगी जाती है। यानी ये इन जो इस तरह के जो साइबर खतरे होते हैं उनको फिशिंग के रूप में देख सकते हैं। जबकि आपको याद रखना है और भी बहुत सारे जिसके होते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये क्या करता है, एक ऐसा यूजर अकाउंट, एक ऐसा मतलब यूजर के अंदर एक साइबर खतरा सिस्टम तक आता है जो आपकी सिस्टम को ओवरलोड करके उसको धीमा बनाने का कार्य करता है। तो आप ये भी थोड़ा याद रखिएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। देखिए मेलवेयर का मतलब होता है वो एक साइबर खतरे के अंदर आता है। तो देखिए स्पाईवेयर भी होता है जो आपने कार्य पे जासूसी रखता है, निगरानी करता है। वायरस ये बिल्कुल जानते हो, वायरस भी साइबर खतरा है। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक साइबर खतरा है क्योंकि ये अपने साथ में अन्य वायरस को डाउनलोड कर देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों के तीनों ये सब साइबर खतरे के अंदर आते हैं, यानी मेलवेयर के उदाहरण माने जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जासूसी करता है तथा आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ये अभी मैंने बोला था एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार जो जासूसी करता है, अपने कार्यों के ऊपर निगरानी करता है, जासूसी करता है, मतलब फिशिंग की स्पाईवेयर की बात हो रही है। किसकी, ऑप्शन नंबर सी, स्पाईवेयर। यहां से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन से एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लिया जा सकता है। तो देखिए F5 कुंजी को दबा भी सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू के अंदर जाके व्यू शो ऑप्शंस को हम क्लिक करते हुए भी ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों विकल्प यहाँ से सही मानेंगे। ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या नहीं कर सकते। देखिए फाइल मेन्यू के अंदर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल इससे तो बन सकती है। कंट्रोल N इससे भी हो सकता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन का उपयोग करते हुए, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन ओपन, यानी देखो फाइल और ओपन का मतलब तो होता है पुरानी फाइलों को खोलना जो अपने साथ में ऑलरेडी सेव है। तो ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइल ओपन। ये तो क्या होता है भाई, ये तो पहले से सेव्ड फाइल होती है, हमारे सामने होती है, उनको ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू फाइल का उपयोग नहीं कर सकते।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना। वर्तमान का मतलब आप कह सकते हैं करंट स्लाइड, जहां से आप अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हो। तो वर्तमान स्लाइड से आपको स्लाइड शो करनी है, तो भाई आप किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5, कंट्रोल मत करना। कौन सा बोलेंगे भाई? शिफ्ट के साथ में F5। ये करंट स्लाइड को या वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड या एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो कई बार ये तो बोला है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लग रहा है कि ये तो हमें पहले से आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी क्वेश्चंस को तो रिपीट नहीं करते हैं, यानी क्वेश्चंस वो आपके सामने बिल्कुल रिपीट होंगे। मैं खुद बोलता हूँ क्वेश्चंस हमें रिपीट करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें किसी भी स्टूडेंट के साथ में ऐसे नहीं कि भाई अलग अलग क्वेश्चंस डाल के उसको कंफ्यूज करना है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण करवाए, इसलिए आपको बार बार उस क्वेश्चंस को रिवाइज करें, क्योंकि वो आपकी बार बिल्कुल आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 24 क्वेश्चंस नंबर है, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ में रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है और नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन से देखिए, 60 के साथ यानी बढ़ते हुए मान के साथ रुझान को दिखाना। बच्चा अच्छा क्वेश्चन से तो आप बोल देना भाई यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन 60। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन 60 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल्स एक अंतिम परिणाम के किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है? तो देखिए, अज्ञात वैल्यू की गणना करना, अज्ञात वैल्यू की गणना करना यानी बात किसकी? गोल सिक की कर रहा है। ये मैंने 7-8 बार मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चंस डाला है, तो आप इसको अवश्य याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बिल्कुल दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? तो देखिए, सेल को संकेत करने की बात हो रही है, यानी काले रंग की चारों ओर सीमा कब दिखाई देती है? जब आप इस सेल के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो। काम करना मतलब सक्रिय है वो वर्तमान है सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सक्रिय सेल इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन 27 नंबर, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल अब की बार दिख सकता है भाई। जब ये कॉलम और रो आपस में मिलेंगे तो बीच में जो बनने वाला जो बॉक्स होता है ना, वो सेल कहलाता है। क्या बोलेंगे भाई? इसको सेल के रूप में जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? देखिए, एक्सेल की जो सीट होती है इसमें बहुत सारे व्यू के प्रकार होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट यानी जो पहले से तय होता है, पहले से जो आप देखते हो डायरेक्टली उसी वे में दिखती है आपको, तो उसका नाम होता है नॉर्मल। यानी आप देख लेना भाई, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्लाइड की बात करें, एक्सेल की शीट की बात करें, उसका डिफॉल्ट व्यू हमेशा क्या रहेगा? आपके सामने नॉर्मल रहता है। और एमएस वर्ड का क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपकी स्क्रीन के सामने है, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, वर्कशीट में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है ना, उनको तुम क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप लाइन के आरंभ में आना चाहते हैं भाई, यहाँ पे बात केवल लाइन की हो रही है, एक लाइन की हो रही है। आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर लाइन और पैराग्राफ दोनों में थोड़ा अंतर समझना कि लाइन की हो रही है या पैराग्राफ की हो रही है, ये थोड़ा आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाइन के प्रारंभ में आने की बात हो जाता तो केवल आप क्या कर लेना? केवल होम। होम का मतलब होता प्रारंभ में आना, तो केवल लाइन की बात हो रही है तो आप बोल देना भाई होम। और पूरे पैराग्राफ की बात हो जाए, पूरे पैराग्राफ की बात हो जाए तो आप कंट्रोल के साथ में होम करना है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई लाइन के प्रारंभ में आना मतलब होम का उपयोग होगा, और पूरे पैराग्राफ के प्रारंभ में आना मतलब कंट्रोल के साथ में होम होगा। यहाँ पे केवल किसकी बात हो रही है? लाइन की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शंस किस टैब में होता है? भाई वाटरमार्क जैसे मैंने संध्या कंप्यूटर का इस पीडीएफ में देखो, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाटरमार्क डाल के रखा है। तो ये वाटरमार्क डालने के लिए आप किस ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं? तो वाटरमार्क डालने के लिए आप कौन से टैब का उपयोग करेंगे भाई? पेज लेआउट टैब का उपयोग करेंगे। पेज की बॉर्डर डालना, पेज का कलर डालना, वाटरमार्क डालना, ये सभी विकल्प कहां पे होते हैं? पेज लेआउट टैब के अंदर उपलब्ध होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है,
अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? भाई व्यू मेन्यू होता है, इस व्यू मेन्यू के अंदर स्प्लिट ऑप्शंस का मतलब होता है दो भागों में तोड़ना। अब बात टेबल की हो जाए तो टेबल को दो भागों में तोड़ता है, और विंडो की बात होता है विंडो को दो भागों में बांटता है। तो आप देख सकते हैं भाई विंडो जो होता है उसको दो भागों में बांटना, दो भागों में तोड़ना, यही क्या कहलाता है? स्प्लिट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? स्प्लिट कहलाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? भाई वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? आप जैसे लाइन लिख रहे हो, पैराग्राफ पूरा होते ही डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में आते हो, आप जैसे लाइन लिख रहे हो पैराग्राफ पूरा होते ही नेक्स्ट लाइन में, यानी ये जो अगली वाली लाइन में पहुंचाने का कार्य ऑटोमेटिक कौन करता है? वर्ड रैप करता है। अगर ये वर्ड रैप अनसिलेक्ट हो तो लाइन कभी पूरी मुश्किल से होती है, यानी आगे से आगे बढ़ता रहता है, फिक्स उसका कोई लाइन का पता नहीं लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि आप टेक्स्ट को सबक ही अगली लाइन में पहुंचाना, ये इसका मेन कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट, इसका आंसर आई थिंक पहले से आपको याद होगा। देखिए डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज में आता है? तो आप देखेंगे भाई डॉक्यूमेंट के अंदर सब आप कह सकते हैं निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बुकमार्क हो जाएगा। ये जो हाइपरलिंक होता है ये लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में क्या होती है? के होती है। तो ये भी आप लोग अवश्य याद रखना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस काफी पसंद आए होंगे, और कल होने वाले आरएसएट मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आज इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोज आपके सामने आ रहे हैं उन सभी वीडियोज को अगर आप एक दिन भी देखोगे तो मैं दावा करता हूं कि आपके बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज बन सकते हैं। यानी छोड़िए पास की चिंता, आप इन क्वेश्चंस को देखिए जो इस चैनल के माध्यम से केवल आज और सुबह तक जो आ रही है क्लास उसको भी देखेंगे तो आप नॉर्मल नहीं अच्छे परसेंटेज से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया सेशन तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।